हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। आज के इस वीडियो में मैंने जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, चन्हुदड़ो। आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जुते हुए खेत का प्रमाण। धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कहाँ? राजस्थान में। और लोथल कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात में स्थित है। चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चन्हुदड़ो से मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? लौह युगीन, ताम्र युगीन या कांस्य युगीन? ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो कांसा जो है, देखिए किसका ये मिश्र धातु है। कैसी धातु है कांसा? मिश्र धातु है। तांबा और टिन से मिलके जो है आपका कांसा बनता है। कांस जो है ये तांबा और टिन से मिलके बनता है। और पीतल भी आपसे पूछा जाता है काफी कि किसका मिश्र धातु है, किससे मिलके बनता है। तो पीतल जो है ये तांबा और जिंक से मिलके बनता है। तांबा और जिंक से मिलके पीतल बनता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो इस तरह याद रख सकते हैं, पिताजी। पिताजी यानी पी से आपका हो गया पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। कांस्य किससे मिलके बनता है? कॉपर और टिन से। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो देखिए, मूल संविधान में जो है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब आप लोग कहेंगे वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 10 मौलिक कर्तव्य आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 57 के ए में आपके मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग होगा 4A। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? जीवित कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह या अनुवांशिकता के नियम? अनुवांशिकता के नियम किसने दिए? तो गेगर जॉन मेंडल ने दिया। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। गेगर जॉन मेंडल ने दिया था अनुवांशिकता का नियम। देखिए, रक्त समूह
इसमें आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं या सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता किसे कहते हैं, तो सर्वदाता जो होता है वो आपका होता है सर्वदाता, यानी जो रक्त समूह सभी को दे सके, किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सके, तो वो है आपका ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन इसमें आप भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव वाला सर्वदाता कहलाता है या निगेटिव वाला, तो ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता कहलाते हैं। ये अपना ब्लड जो है किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और सर्वग्राही कौन कहलाता है, यानी कोई किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है, तो वो है आपका ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव अगर पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव, नहीं तो आपसे ज़्यादातर ए बी या ए बी सी ऐसे ऑप्शन में दे देगा, तो आपको बताना रहेगा। तो ए बी जो है ये सर्वग्राही कहलाता है और सर्वदाता जो है ओ कहलाता है। ब्लड ग्रुप देखिए, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है और ए बी होता है और ओ होता है। ठीक, इतने ही ब्लड ग्रुप होते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की, विलियम हार्वे। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लिवेनहॉप ने जो है जीवित कोशिका की खोज की। और रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फ्रेंड्स, में जितनी भी चीज़ें आपको बता रही सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका रिवीजन भी आप लोग करते जाइएगा। ये नहीं कि एक बार आपने देख लिया फिर दोबारा नहीं। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि या अग्न्याशय ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं लड़ो या करो या मरो या लड़ो या मरो। ठीक है, ये भी बोलते हैं करो या मरो या फिर लड़ो या मरो। फाइट एंड फ्लाई भी एड्रीनल ग्रंथि को ही बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इसमें हार्मोन, एंजाइम, पाचक रस तीनों निकलते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है अग्न्याशय ग्रंथि से। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मधुमेह नामक रोग होता है। अग्न्याशय रस को जो है पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, तो अग्न्याशय रस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, आस्कनी, वितेस्ता, परुष्णवी, अघन्या। अघन्या देखो वेदों में किसको कहते हैं, तो गाय को अघन्या कहते थे वेदों में। किसे, गाय को। ठीक, गाय को अघन्या कहते हैं। परुष्णवी जो है रावी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, रावी नदी को। वितेस्ता किसे कहते हैं, झेलम नदी को। झेलम नदी को क्या कहते हैं, वितेस्ता वेदों में। और आस्कनी किसे कहते हैं, चिनाब नदी को। चिनाब नदी को। तो वेदों में झेलम किस नदी को कहते हैं, वितेस्ता को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई,
इंडिका, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, कादम्बरी। बताइए कौन सी पुस्तक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है या रची गई है। देखिए इंडिका किसकी है, तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की रचना है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की, शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना कौन सी है, मुद्रा राक्षस से है। कादम्बरी जो है ये पारभट्ट की रचना है। पारभट्ट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है, किससे संबंध है, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। देखिए बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। देखिए सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है और बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई, तो बोधगया में हुई। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ महापरिनिर्वाण, तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ से है। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है, वेद कितने हैं, तो वेद जो है 4 वेद है। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये चौथा वेद है। ठीक, ये सबसे लास्ट का वेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है टोटल। और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के। सामवेद से, इस सामवेद को जो है संगीत का जनक माना जाता है। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद को माना जाता है। यजुर्वेद जो है ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य में एकमात्र ऐसा वेद है जो दोनों में है, तो वो आपका है यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है। अथर्व ऋषि ने लिखा था इस वेद को। इसमें जो है मनुष्य जो प्राचीन काल के थे उनके विश्वास क्या थे, अंधविश्वास क्या थे, उसके बारे में उल्लेख है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं अथर्ववेद का। ये सबसे बाद का वेद है। तो त्रिवेद में ये वेद शामिल नहीं है। यानी त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये त्रिवेद में शामिल हैं। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है, खजुराहो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। मदुरै तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी मंदिर है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर जो है असम में है। इसी में अम्बुबाची का मेला लगता है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये राजस्थान में है। कहाँ स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है। खजुराहो मंदिर जो है इसका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। पंचायतन शैली
का मतलब क्या होता है कि जो मेन मंदिर होता है ये 4 अन्य मुख्य मंदिरों से जुड़ा होता है। जो ये मुख्य मंदिर होता है ये 4 अन्य मंदिरों से जुड़ घिरा हुआ होता है। इसी को कहते हैं पंचायतन शैली। अभी आपका जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो भी पंचायतन शैली में ही हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर का निर्माण भी पंचायतन शैली में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।